हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा। एटलस गुरु की क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर अपने आंसर राइटिंग के इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि वास्तव में कैसे आंसर लिखा जाता है, क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आपकी सफलता एक ही बात पर निर्भर करती है कि मेंस में कितना परफॉर्म करते हैं। एंड परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क। कितना ज़्यादा आपने काम किया है, कितना प्रश्नों पर आपने राइटिंग की है, भूगोल में या कोई भी विषय हो, नंबर उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं अपने इस कार्यक्रम में कुछ प्रश्नों की जो चर्चा कर रहा हूं उस पर आइए हम लोग देखते हैं। बच्चों, विशेष रूप से यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में यह प्रश्न कहा जाए कितनी बार पूछ चुका है, गिनती नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी, एंड मेनी टाइम दिस क्वेश्चन ऑल्सो asked in your UPSC examination, but in changing scenario, syllabus has been changed, but indirectly प्रश्न अभी भी पूछे जा रहे हैं। जैसे हिमनद से प्रश्न पूछा हुआ, ड्रमलिन को पूछा हुआ, कुछ और तो हो सकता आने वाले समय में जूजन से पूछ लिया जाए, यारडांग से पूछ लिया जाए, सिर्फ से पूछ लिया जाए। खैर, यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्रश्न डिस्कस किया हुआ जो आप लोगों को आसानी से कई चीज़ों को समझने में सार्थक साबित होगा। चलिए, यदि प्रश्न आया हुआ है, आता है कि शुष्क प्रदेशों में वायु से बनने वाली विभिन्न भू आकृतियों का वर्णन कीजिए, या मरुस्थलों में बनने वाली विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों का वर्णन कीजिए। कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब ऐसे प्रश्न आते, मैंने पहले भी कहा, मिनिमम प्रश्न को 3 से 4 बार पढ़ो। पहला क्या फिर से पढ़ लो, एक बार मैंने पढ़ दिया, मैं 2 बार ही पढ़ूंगा, पर आप लोग ये आदत डालिए, आदत। इसलिए मैं बार बार हर प्रश्न में इस बात को रिवाइज करूंगा, करता रहता हूं कि शुष्क प्रदेशों में वायु से बनने वाली विभिन्न भू आकृतियों या आकृतियों का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में एक संक्षिप्त और प्रभावी परिचय होना बहुत जरूरी है कि भाई ये कहां पर बनती हैं, कैसे बनते। एग्जामिनर को एकदम टू द पॉइंट आप बता दो कि यस आई नो तुम पूछना क्या चाह रहे हो, मैं वो जानता हूं और ये बात है। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये लड़का हमेशा टू द पॉइंट रहने वाला है और कभी ना तो किसी का टाइम खाएगा और ना तो अपना फालतू टाइम किसी को देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज प्रीशियस। परिचय। अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन अपर्दन का एक सक्रिय कारक है ना। आप लोग जानते होंगे कि मरुस्थलों में पवन सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। पवन अपर्दन और निक्षेपण दोनों प्रकार से शिलाकृतियों का निर्माण करती है। विंड जब चलती है तो इरोड भी करती है और डिपोजिशन भी करती है। तो बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल ये विभिन्न तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स बनाती है। और शिलाकृतियां अपवाहन, अपघर्षण, एब्रेशन, सन्निघर्षण, एट्रिशन, इन सब से बनती है। याद रहेगा, अपवाहन, फिर अपघर्षण और सन्निघर्षण, यानी ब्लोइंग के थ्रू अपघर्षण, यानी कि एब्रेशन के थ्रू सन्निघर्षण, यानी एट्रिशन के थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स पवनें बनाती हैं। कौन कौन सी, इस एक बात को इसमें ध्यान रखना। आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न में नंबर गेन करने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। सो माय चाइल्ड प्लीज डू प्रैक्टिस मोर, यानी कि डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करो। आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ 11वीं वाली, या 11वीं की डी.आर. खुल्लर की इतनी सी पतली बुक आती है। मैं आपको बताऊं, सफलता का मंत्र यूपीएससी में कुछ छोटी छोटी बुक्स में छुपा हुआ है। बड़ी बड़ी बुक्स में तो माया है बेटा, उसी माया में अधिकांश बच्चे भटकते रहते हैं, है ना। सफलता पाने का अपना एक मंत्र होता है, एक एप्टीट्यूड होता है जिसका टेस्ट एग्जामिनेशन कर रहा है, और एक एटीट्यूड होता है जो आपको डेवलप करना होता है एग्जामिनेशन निकालने के लिए, और वह एटीट्यूड है टू द पॉइंट रहना।
और वही आगे बनता एप्टीट्यूड भी है जो पेपर में काम आता है। छोटी छोटी बुक है, छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, तो छोटी छोटी 4 बातें करो ना, वो पढ़ो, वो लिखो। आप लोग तो बस दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लेना है, ज्ञान प्राप्त कर लेना। आज मैं कहीं पढ़ा रहा था तो कोई बालक पूछा, कहा कि सर मैं आप जैसे मेहनत करके विद्वान बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, गलत बात। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको प्रशासक बनना है। यानी आपको ज्ञाता नहीं बनना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। एडमिनिस्ट्रेटर का सिंपल मतलब यह है कि जो चीज जितनी है उतनी मात्रा में आप प्रोड्यूस करके कुछ नया बना देना है। उतने मिनिमम रिसोर्स में कुछ नई जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार रिप्रोड्यूस करना है, क्योंकि संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। ठीक है, तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है 11वीं वाली बुक उठाओ एनसीईआरटी की, या DR खुल्लर 11वीं की जो सरस्वती पब्लिकेशन से आती है उस बुक को बार बार पढ़ो। उसमें देखोगे सिंपल सिंपल डायग्राम्स दिए हुए और बार बार उनकी प्रैक्टिस करो। खैर, इन डायग्राम में आप लिखिए स्थलाकृतियां दोनों प्रकार से बनती हैं। एक समूह अपवर्तनात्मक यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स, और दूसरा है डिपोजिशनल यानी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। जब हम स्पेशली देखते हैं अपवर्तनात्मक, तो यहां पर इसको ध्यान देना है कि अपवर्तनात्मक कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट है वातगर्त या ब्लोआउट, इंसेल वर्ग, फिर गारा या छत्रक या मशरूम कह सकते हो, भूस्तंभ, डिमोइसेल, जूजेन, यारडांग, डाइकांटर एंड वेंटिफेक्ट एंड जालक, स्टोन लैटिस। ये कुछ स्थलाकृतियां विशेष रूप से बनती हैं और ये सभी या तो एब्रेशन से बनती हैं या एट्रिशन से बनती है। यानी कि एब्रेशन यानी कि अपघर्षण घिस देती हैं, और सन्निघर्षण यानी कि आपस में कण जब टकराते हैं उससे बनती है। इसमें विशेष रूप से एब्रेशन की यानी कि अपघर्षण की भूमिका महत्वपूर्ण देखी जाती है। तो वातगर्त मतलब गहरा गहरा गड्ढा बन जाता है, पौने उड़ा ले जाती हैं, वहां तक कटान करती है जब तक सी लेवल नहीं मिल जाता। इंसेल वर्ग ग्रेनाइटिक रॉक जहां मिलती हैं विशेष रूप से, है ना, वहां पे बनता है। आप लोग डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे किसी रीजन में जहां पे ग्रेनाइटिक रॉक्स होंगी तो कुछ इस तरह के उठे हुए फीचर्स मिलेंगे, हवाएं चलेंगी तो कम मुलायम चट्टानों को उड़ा ले जाएंगे घिस घिस के, और ये ग्रेनाइटिक रॉक जो बहुत हार्ड होती है वहाँ पे एक छोटी पहाड़ी के रूप में, टीले के रूप में दिखाई देगी, दैट नोन एज इंसेल वर्ग। सेम छत्रक या गारा के रूप में जब बात होती है तो यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स बनते हैं। इनको बार बार प्रैक्टिस करो माय चाइल्ड, प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर। एक बात और बताऊं, जब भी ये प्रश्न मान लो ऐसा हो कि यार टाइम खत्म हो रहा है तो फटाफट डायग्राम बना दो। जितना ज़्यादा डायग्राम बना देंगे उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे। फिर भूस्तंभ की जब बात होती है, भूस्तंभ की बात होती है तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कहीं कहीं हार्ड रॉक्स लटकी हुई, इसमें हो सकता है यहाँ पे भी हो, यानी कि मुलायम चट्टानें देखो कट गई और ऊपर ये हार्ड रॉक बची रह गई। तो ऐसे ही खंभे से बनते हैं तो उन्हें कहा जाता है भूस्तंभ या डिमोइसेल, जूजेन, यारडांग, डाइकांटर। इसको आप लोग एनसीईआरटी देखोगे उसमें सारे डायग्राम्स मिलेंगे। ठीक है, देन बालुका स्तूप, बरखान, लोएस एंड गासी, यानी कि ये सभी डिपोजिशनल है, और इसी में बालुका स्तूप विशेष रूप से जनरल हर डेजर्ट में मिलते हैं, पर बरखान विशेष रूप से कुछ डेजर्ट में मिलता है। ध्यान रखना, विंड की गति पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें कि किस तरह से कितनी स्पीड से विंड चल रही। फिर यह है लोएस की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर गई है, LOESS, लोएस। गासी यानी डिपोजिशनल। लोएस में ध्यान रखना, जब विंड किसी बहुत बारीक पार्टिकल्स को कहीं दूर ले जाकर डिपोजिट कर देती है तो वही कहलाते हैं लोएस। एंड गासी जब कॉरिडोर बन जाता है, उड़ जाते हैं धूल के कण और बीच में कॉरिडोर बन जाता है। तो इस तरह से सिंपल इन सभी पर प्रैक्टिस करिए, इन सब पर काम करिए और बार बार मैप बनाने का अभ्यास करिए।
इसलिए मैंने लिखा प्रत्येक स्थलाकृति का सुंदर एवं स्वच्छ डायग्राम अवश्य बनाएं एंड लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। अतः स्पष्ट होता है कि पौने विविध प्रकार की स्थलाकृतियां मरुस्थलों में बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी आप काम करेंगे आपको हमेशा याद रहेगा और चीजें बेहतर समझ में आएंगे। तो यहीं पर मैं एटलस गुरु की क्लास को यहीं रोकता हूं और कुछ अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि एक बेस्ट आंसर कैसे लिखा जाता है और कैसे चीज़ों को समझा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। थैंक यू।